हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जला चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग ये डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं ईवीएस और सीडीपी का। तो आज ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सीडीपी का है, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर देखें और सॉल्व करें, जिससे ये पता चलेगा कि तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, इससे आपको ये पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डॉट डॉट टू डॉट डॉट। इसमें है कि बच्चों के विकास का क्रम पूछा गया है कि बच्चों का जो विकास का क्रम है वो कैसे चलता है। अमूर्त से मूर्त की तरफ चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि बच्चा तुरंत अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं सोचने लगता है, तो अमूर्त से मूर्त नहीं चलेगा। और जो पैरों से सिर की ओर विकास नहीं होता, सिर से पैर की ओर होता है। हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं होता है, पहले हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, पहले उसका विकास होता है, उसके बाद हाथ पैरों का होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास। तो अब इसका सेकेंड ऑप्शन जो बचा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो इसका सेकेंड ऑप्शन ही सही है। क्योंकि सामान्य से मतलब है, जैसे बच्चे को कोई चीज़ जब पकड़ाई जाती है तो वो स्टार्टिंग में पहले दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर उसके बाद में जैसे पेन पेंसिल को पकड़ना सीखता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकेंड सही है, फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, assertion A, children from high income families spend their day very differently than children from low income families. Reason R, childhood is not universal and there is a lot of diversity of childhoods. इसमें है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, यानी वे बच्चे जिनके परिवार की आय उच्च है, अधिक इनकम है, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। मतलब जिनके परिवार की आय कम है और जो उच्च आय वाले जो बच्चे हैं, आय के परिवार से जो बच्चे हैं, उनसे अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं। तो रीजन आ रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो सही विकल्प को चुने। अब इसमें से हमें ये पता करना है, ये दोनों जो दिए गए हैं कथन और तर्क, ये दोनों सही है या गलत है, और आर सही व्याख्या कर रहा है कि या नहीं। तो ये दोनों कथन गलत हैं, ये दोनों कथन सही है, सॉरी, ये दोनों कथन सही हैं। क्योंकि जो बचपन की जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं है, बचपन में बहुत सारी विविधताएं होती हैं। तो आर सही व्याख्या कर रहा है कि, और ये दोनों कथन सही हैं। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड लर्नर्स टू ग्रैस्प लार्ज थिंग्स सच एज ए बॉल विद हैंड्स बिफोर लर्निंग टू पिक अप a pea using pincer grasp which principle of development does this illustrate। यानी इसमें जो पूछा गया है वो चाइल्ड लर्नर्स के बारे में पूछा गया है, बच्चा कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। यानी जैसे उसे बॉल पकड़ाई जाए तो वो दोनों हाथों से पकड़ेगा या पूरे हाथों का यूज़ करता है। उसके बाद में चिमटी पकड़ इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। स्टार्टिंग में जब उसको चिमटी या पेंसिल भी दी जाती है तो वो पूरी मुट्ठी से पकड़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि पहले तो वो अपने पूरे हाथों का यूज़ करता है और बाद में चिमटी मतलब उंगलियों से पकड़कर मटर उठाना सीखता है। तो ये जो उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, शीर्षगामी या समीप दूराभिमुख, साम्य धारण या संरक्षण। तो शीर्षगामी हम लोग जानते हैं कि सिर से पैर की ओर होता है, तो इस विकास की इसमें बात नहीं की गई है। फिर समीप दूराभिमुख या समीपस्थ दूरस्थ विकास या प्रोक्सिमोडिस्टल, ये तीनों एक ही हैं। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, ये केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, यानी पहले पूरे हाथ पैर
फिर उसके बाद उंगलियों। थर्ड का सेकेंड ऑप्शन सही है, प्रॉक्सिमल डिस्टल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन ए है, चिल्ड्रन लर्न नॉलेज स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। एंड रीजन आर है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लाइनियर प्रोसेस। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें है कि एक बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। फिर तर्क आर है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो इसमें ये बात गलत कही गई है, केवल वो अभिभावकों से नहीं सीखते हैं, जो सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं वो काफ़ी हैं, सोसाइटी है, मीडिया है, स्कूल है। तो और ना ही बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो ये दोनों ही कथन गलत है। तो इसमें देखेंगे कहाँ पर दिया गया है, लास्ट में दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं। तो 4 का 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन इन स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स परमानेंस बट डू नॉट रियलाइज डेट एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड एंड देयर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट एप्रियंस ऑफ थिंग्स। इसमें पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। यानी उनमें वस्तु स्थायित्व तो आ जाती है 2 वर्ष तक आते आते, जो संवेदी गामक या संवेदी चालक अवस्था होती है ये 0 से 2 वर्ष की होती है, ये 2 से 6 वर्ष, ये 6 से 11 या 12 वर्ष, और ये 11 से ऊपर। तो इस एज में और इस एज में उनमें जो वस्तु स्थायित्व है कि उनसे कोई चीज़ ले लो फिर उसके बाद वो रोने लगते हैं, ये चीज़ तो आ जाती है। पर इसमें क्या है, जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। तो यही चीज़ पूछी गई रिवर्सिबिलिटी में, यही है कि छोटी बड़ी चीज़ को वो बाहरी रूप से देखते हैं कि ये बड़ा है तो इसमें चीज़ ज़्यादा होगी, ये छोटा दिख रहा है तो इसमें कम होगी, भले ही दोनों में बराबर हो। तो 5 का सेकेंड ऑप्शन सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फाइव का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, मूर्त संसाधनों का बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रम संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो जटिल पदानुक्रमित संबंधों को नहीं दिखाना है क्योंकि वो अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अमूर्त चीज़ों के बारे में भी नहीं सोच सकते, ना ही परिकल्पना कर सकते हैं। तो उनके मूर्त जो संसाधन है, बहुत सी जो दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग। करेक्ट एग्जाम्पल पूछा गया है स्कैफ फोल्डिंग का कि स्कैफ फोल्डिंग जो पाड़ है, इसमें निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण पूछा गया है स्कैफ फोल्डिंग का। तो हम लोग जानते हैं स्कैफ फोल्डिंग जो होती है वो हेल्प की जाती है उसकी प्रोसेस होती है, हेल्प की जाती है, ना कि फुल उसका जो काम कर दिया जाए। तो सवालों का जवाब बताना, तो ये तो उसका वर्क हो जाए कि उसे बताना नहीं पड़ा, आपने कर दिया। संकेत और इशारा देना, भौतिक पुरस्कार देना भी नहीं होगा। जो संकेत और इशारा देना है ये हेल्प की प्रक्रिया है कि थोड़ा सा आपने इशारा दिया और उसने फिर वो कार्य कर लिया। तो 7th का ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लेव बैगोस्की बिलीव्ड दैट। लेव बैगोस्की बिलीव्ड दैट, लेव बैगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है,
ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। तो लेव वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि केवल सीखना अवशोषण है कि केवल टीचर बोलता रहे और बच्चा उसको सुनता रहे, अपना ग्रहण करता रहे, ये नहीं है। ना ही इनाम के प्रति नियंत्रित प्रक्रिया है, ना ही बच्चे निष्क्रिय रहेंगे और शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित करना, ये भी गलत है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है 8 का, कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में दूसरों की मदद करते हैं। तो 8th का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल्स रीजन्स डेट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोशल लॉज। आप लोग इसे शेयर और लाइक जरूर कर दें, जैसे शेयर कर दें जिससे सभी लोगों के पास ये क्वेश्चंस पहुंचे। तो इसमें कहा गया है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ है। तो इसमें ऑप्शन पूछे गए, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें जब पूछा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, यानी कि मानव का अधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो, यानी भले ही समाज के खिलाफ हो पर मानव को अधिकार मिलना चाहिए और न्याय सबसे जरूरी है। तो इसमें आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास की बात नहीं की गई, ना ही अच्छा लड़का अच्छी लड़की की। अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होगा, क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक विकास की बात की गई, नैतिक सिद्धांत की बात की गई है, अधिकार और सामाजिक क्रम व्यवस्था की भी बात नहीं की गई। कहा गया है कि जो मानव का अधिकार और न्याय मिलना चाहिए भले ही समाज के कानून के खिलाफ हो। तो इसका 9 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो जो प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम है वो सरल प्रक्रिया नहीं है, ना ही औपचारिक अनुदेशन द्वारा हो सकता है, ना ही परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। ये क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है कि व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, तो बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इन्होंने जो बताया है कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, तो 11 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes ... as the medium of instructions across the nation। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें सिर्फ मातृभाषा, घर की भाषा पे बात की गई है कि जो बच्चे मातृभाषा है, घर की भाषा जो बोलते हैं उसी में सीखें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ना ही हिंदी की बात की गई, ना ही इंग्लिश की, ना ही संस्कृत की, मातृभाषा की बात की गई है। तो 12 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन
ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए। बैठने की जो व्यवस्था में लचीलापन, अध्ययनकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? व्यवहारवादी, सामाजिक संरचनावादी, शिक्षक केंद्रीय या पाठ्य पुस्तक? तो शिक्षक केंद्रीय, पाठ्य पुस्तक तो कैंसिल हो जाएंगे, व्यवहारवादी भी नहीं होगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष होगा। तो 13 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड इनेबल ए टीचर टू cater to individual differences among learners in her class? कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो मानकीकृत एक समान हो, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न व संदर्भित हो। तो ना ही पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, ना ही परीक्षाओं पर। मानकीकृत और एक समान का मतलब है सभी के लिए एक ही प्रकार की प्रणाली अपनाना पढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। संलग्न और संदर्भित होगा। तो 14 का फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्टीन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, यानी इसमें जो पूछा गया है कि 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, जो मूल्यांकन लिया जाएगा उसका क्या उद्देश्य है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन, याद रखने की क्षमता का नापना, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने का मापदंड बनाना। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो 15 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन मीन्स पूछा गया है, यानी समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास व अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता, ये गलत है। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, ये भी गलत है। तो इसमें अर्थ पूछा गया है कि सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान के साथ निरपेक्ष होकर अपनाना, यानी उनकी सामाजिक पहचान को न देखते हुए निरपेक्ष होकर उन्हें अपनाना समावेशन का अर्थ है। तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर? इसमें कहा गया कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? हर व्यक्ति को पहचाने और उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूह अनुभवों को प्राथमिकता दें, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। इसमें लिखा है किससे हमें बचना चाहिए, तो हर व्यक्ति को पहचाने, उसका सम्मान करें, ये तो सही पॉइंट है, इससे नहीं बचना चाहिए, ये तो हमें करना चाहिए। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें, शिक्षण सामग्री का विविधता में यूज करें, ये भी सही है। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ये भी सही है। तो जो नहीं होना चाहिए वो सेकेंड ऑप्शन है कि प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। तो 17 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, यानी डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो जानते हैं हम लोग डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया का पढ़ना हो जाएगा, 18 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। डिस्कैलकुलिया गणितीय या तर्क से संबंधित है। इसमें है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस
will be effective in ensuring inclusion of students with learning। कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्तकार दें, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। इसमें पूछा गया कि अभ्यास अधगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो इसमें क्या है, व्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा का अनुमति दें, नहीं होगा। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने और लंबे और बारंबार दत्तकार दें, ये गलत है। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें उन्हें, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा 19 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस कि प्रतिभावान विद्यार्थी में क्या होता है, जल्दी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, मूल बातों की सहज समझ में अभाव होता है। तो उनमें अभाव नहीं होता, ये कार्य वो आसानी से कर सकते हैं। 3 पॉइंट ये दिए गए हैं। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, तो 20 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि ए टीचर शुड डॉट डॉट हर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गैसेज टू आंसर ए क्वेश्चन। इसमें पूछा गया एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डॉट डॉट करना चाहिए। मतलब सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा, दंडित या अवरुद्ध। तो प्रोत्साहित करना चाहिए, 21 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न कॉन्सेप्ट। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो इसमें पूछा गया किससे बचना चाहिए, तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये निष्क्रिय, बच्चा इसमें निष्क्रिय रहेगा, तो यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इससे हमें बचना चाहिए, तो यही वाला फोर्थ ऑप्शन सही है, 22 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग ए करिकुलम विच। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। उन्हें विफलता से बचाना है तो कौन सा कार्य करना चाहिए, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। सामाजिक संदर्भ से जुड़ा है तो वो अच्छे से सीखेंगे, तो 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 एंड नेक्स्ट है फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इम्पॉर्टेंट टू। इसमें पूछा गया है कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। कि सार्थक सीखने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो सार्थक सीखने के लिए उन्हें के विचारों और अनुभवों को जगह देना चाहिए। जब उनके विचार सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे, देखेंगे, तब उनका सार्थक सीखने के लिए वो मजबूत होंगे। तो 24 का
सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से समान गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो हमें जो बचना है वो चीज़ बतानी है। समान गुण खोजने के लिए कहें, ये तो सही बात है, ये करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। और जो गैर उदाहरण है वो भी प्रस्तुत करने चाहिए। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़े, ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका गलत है, तो इसी वजह से ये इससे बचना चाहिए, तभी ये सही होगा। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल, तो वो जटिल अवधारणा देखकर उनका उसमें मन नहीं लगेगा और वो कठिनाई महसूस करेंगे। तो 25 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब 26 है। 26 में है, आप लोग इस सीरीज को शेयर और लाइक कर दें। After answering the questions based on recall of specific information, a student is reflecting on what cues helped her. By doing so, the student is developing. कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। ऐसा करने से विद्यार्थी डॉट डॉट का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, आत्मकेंद्रिता, अधिसंज्ञान या अति औचित्य। इसमें कहा गया कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण याद करने पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में संकेतों ने उसकी मदद की, तो ऐसा करने से विद्यार्थी डॉट डॉट का विकास कर रहा है। मतलब उसकी जो संकेतों ने मदद की है तो डॉट डॉट का विकास कर रहा है। किसका विकास कर रहा है? तो अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। 26 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ अचीविंग ए गोल इज कॉल्ड। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है। कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसको कलन विधि कहा जाता है। 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चरण दर चरण जो निर्देश चलते हैं उनको कलन विधि कहा जाता है। फिर 28 में है कि मिसकॉन्सेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट रिप्रेजेंट देयर। इसमें है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। विद्यार्थियों के बीच जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं या अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्र का संबंधी विकार। विद्यार्थियों के बीच जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में क्या बतलाती हैं? इन 4 ऑप्शन से में से बताना है हमें। तो जो दर्शाती हैं वो अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ दर्शाती हैं, बतलाती हैं। 28 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमॉन्ग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब असफलता का कारण स्वयं को माने, जब असफलता का कारण दूसरों को माने, सफलता का कारण स्वयं को माने, सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो जब सफलता का कारण स्वयं को मानेंगे तब उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। 29 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस सीरीज को शेयर जरूर कर दें, सभी के पास क्वेश्चन पहुंच जाएं और लाइक कर दें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन पूछा गया, यानी आंतरिक प्रेरणा पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, ये बाहरी प्रेरणा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मुझे
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये भी बाहरी प्रेरणा है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये भी बाहरी प्रेरणा है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संप्रति की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी आंतरिक प्रेरणा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 30 का। अब आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, चाहे कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से। तो आप लोग ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अपने स्कोर भी बताएं कि आप लोगों के कितने स्कोर रहे, और इससे आप लोगों को तैयारी भी पता चलेगी और आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी।